हेलो एवरीवन, मैं स्वप्निल तिवारी सकार एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज जियोग्राफी की क्लास भूगोल की कक्षाएं शुरू करते हैं। जियोग्राफी जैसा कि हम सभी जानते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जनरल स्टडीज़ में सबसे बेसिक सब्जेक्ट जो होता है जियोग्राफी ही होता है। क्यों? अगर हमें किसी जगह की लोकेशन पता है तो उसके बारे में हम बहुत सारी जानकारी जान सकते हैं। जैसे कि अगर कोई मैदानी इलाका है तो स्वाभाविक है वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी, वहाँ की उपजाऊ क्षमता ज़्यादा होगी, वहाँ की कृषि क्षमता ज़्यादा होगी। अगर कोई पहाड़ी या जंगली इलाका है तो वहाँ ट्राइबल की जनसंख्या, जनजाति की जनसंख्या ज़्यादा होगी। तो कुछ इस तरीके से जियोग्राफी हम और डिटेल में देखते जाएंगे। जियोग्राफी सबसे बेसिक सब्जेक्ट होता है जनरल स्टडीज़ में। तो चलिए जियोग्राफी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। भूगोल। आज भूगोल में सबसे पहले हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। जियोग्राफी में सबसे बेसिक टॉपिक यही होता है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं में हम मुख्यतः अक्षांश क्या है, अक्षांश रेखाएं क्या है, मुख्य अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है, देशांतर रेखाएं क्या है और मुख्य देशांतर रेखाएं कौन सी होती है, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इन सब से बनने वाले संबंधित क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, कैसे होते हैं, उसका आंसर कैसे देना है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, एक लाइन में तो पहले तो ये समझ लेते हैं क्या है। यह पृथ्वी पर खींची हुई रेखाएं नहीं है, यह एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं, यह इमेजिनरी लाइन है। पृथ्वी का जो ग्लोब होता है, ग्लोब किसे कहते हैं हम? पृथ्वी का एक जो मॉडल बनाया गया, एक प्रारूप बनाया गया, इसे क्या कहा जाता है? ग्लोब। तो पृथ्वी के अध्ययन के लिए ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखाएं मानी जाती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखाएं या देशांतर रेखाएं। ठीक, अक्षांश रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, सीधी रेखाएं होती है, उन्हें क्या कहा जाएगा? अक्षांश रेखाएं। और जो उत्तर से दक्षिण की ओर होती है उसे क्या कहा जाएगा? देशांतर रेखाएं। क्लियर? अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड लाइंस और देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड लाइंस। जैसा कि अगर हम मान लें कि यह हमारी पृथ्वी है, ठीक, तो जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर सीधी रेखाएं खींची गई है ये अक्षांश रेखाएं हैं। और उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर जो खड़ी रेखाएं खींची गई है वो देशांतर रेखाएं। इंग्लिश में इसे लैटिट्यूड कहेंगे और इसे लॉन्गिट्यूड कहेंगे। इंग्लिश में याद रखना ज़्यादा आसान है। जो लेटा हुआ है वो लैटिट्यूड है, सीधी सी बात है, और जो लंबा है वो क्या है? लॉन्गिट्यूड है। तो लंबा है मतलब लंबाई ज़्यादा है, ऐसा भी नहीं याद रखना है। बस याद रखने के लिए जो लंबा है, खड़ा है, वो लॉन्गिट्यूड है और जो लेटा हुआ है वो लैटिट्यूड है। ठीक, अब इसे अक्षांश क्यों कहा गया है? कहीं भी अंश वर्ड आता है तो हमें क्या लगता है? किसी न किसी कोण से संबंधित है, किसी न किसी एंगल से संबंधित है। बिल्कुल है। अक्षांश कहने से तात्पर्य यह है कि पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सतह के किसी भी बिंदु के बीच की कोणीय दूरी उसका अक्षांश कहलाती है। बात समझ में आई? देखिए, जैसे कि ये एक अक्षांश रेखा है, मान लेते हैं 0 डिग्री। अभी और आगे हम देखेंगे। अक्षांश का अर्थ अभी समझ रहे हैं। ये 0 डिग्री है, ये मान लेते हैं पृथ्वी का केंद्र है। तो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सतह के किसी भी बिंदु के बीच की कोणीय दूरी, जैसे मान लेते हैं ये बन रहा है हमारा 13 डिग्री का एंगल, 13 डिग्री का एंगल, तो यहाँ से जाने वाली जो रेखा होगी वो 13 डिग्री की अक्षांश रेखा होगी। बात समझ में आ रही है? अगर पृथ्वी के केंद्र से सतह के इस बिंदु के बीच की दूरी हो जा रही है, मान लेते हैं 65 डिग्री, ठीक, तो इस जगह से जाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाएगी? 65 डिग्री की अक्षांश रेखा। बात समझ में आ रहा है? क्या होता है अक्षांश कहने का अर्थ? अक्षांश अर्थात पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सतह के किसी भी बिंदु के बीच की कोणीय दूरी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ एंड अ पॉइंट ऑन अ सरफेस, एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द अर्थ एंड अ पॉइंट ऑन अ सरफेस, ये क्या कहलाता है? अक्षांश, या इसे ही लैटिट्यूड लाइन कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? अक्षांश क्या होता है? ठीक, अक्ष से अंश, ये पृथ्वी का अक्ष है। अगर हम इसे एक्स एक्सिस और इसे वाई एक्सिस मानेंगे तो क्या है? पृथ्वी का अक्ष है ये। तो किसी अक्ष से बनने वाला अंश उसे ही क्या कहेंगे? अक्षांश कहेंगे। ठीक, चलिए ये बेसिकली अभी हम समझ रहे हैं कि अक्षांश क्यों कहते हैं। आगे चलते हैं, इसको और समझते हैं।
ये पृथ्वी है, ठीक है, मान लेते हैं पृथ्वी है, ठीक। तो पृथ्वी का जो शेप होता है, पृथ्वी की जो आकृति होती है, पहला बेसिक क्वेश्चन यही बनता है कि पृथ्वी की आकृति का क्या नाम है, ठीक। तो हमारी जो पृथ्वी है, दिख रहा है गोल है, पर पूरी पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी ऊपर से और नीचे से, उत्तर और दक्षिणी हिस्से में क्या है, थोड़ी सी चपटी है। जैसे कि आम भाषा में अगर कहा जाए तो संतरा होता है, संतरे की आकृति कैसी होती है, ऊपर और नीचे से थोड़ी चपटी हुई होती है। तो हमारी पृथ्वी भी ऐसी ही है। इसे नाम दिया गया है, इंग्लिश में कहा जाता है जियोइड, और हिंदी में कहा जाता है इसे गोलाब या लक्षवप गोलाब भी कहा जाता है। क्लियर है? यदि पूछा जाए कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो ऑप्शन में आपकी पहली नज़र जानी चाहिए जियोइड या गोलाब, या इसे कहेंगे लक्षवप गोलाब। याद रहेगा पृथ्वी की आकृति कैसी है, एकदम संतरे जैसी है, ऊपर और नीचे से थोड़ी थोड़ी चपटी हुई है, ठीक। अब पृथ्वी को, अच्छा, जो अक्षांश और देशांतर रेखा है काल्पनिक रेखाएं हैं, पृथ्वी पर नहीं खींचा गया है, केवल पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए ग्लोब पर खींचा गया है, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो पृथ्वी को बीचों बीच दो भागों में डिवाइड करने वाली जो रेखा होती है, पृथ्वी के पूरे भूभाग को दो भागों में जो विभाजित कर रही है, उसे ही क्या कहा जाएगा, भूमध्य रेखा, ठीक है। चूंकि इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड करती है, तो ये क्या कहलाता है, इक्वेटर, या हिंदी में इसे क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा, ठीक। भूमध्य रेखा यह पृथ्वी के चारों तरफ है, यह एक परिधि का निर्माण करती है। भूमध्य रेखा क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ है। ये तो हमें 2 डायमेंशनल डायग्राम दिख रहा है। अगर 3 डायमेंशनल हम देखेंगे ग्लोब की सहायता से, यदि हम समझना चाहें, तो पृथ्वी के बीचों बीच, ये जो आपको दिख रहा है बीचों बीच, चारों तरफ, पृथ्वी के बीचों बीच जो एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, इसे ही क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है, ये क्या कहलाएगी, भूमध्य रेखा, ठीक। अब चूंकि ये पूरी परिधि का निर्माण कर रही है, ठीक, अगर परिधि का निर्माण कर रही है तो क्या इसकी एक लंबाई होगी। तो भूमध्य रेखा की लंबाई होती है लगभग 40,045 किलोमीटर, 40,045 किलोमीटर लगभग। अगर एग्जाम में आता है कि भूमध्य रेखा की लंबाई क्या है, तो 40,045 या 40,000 भी दिया हुआ है लगभग, तो आपका आंसर सही है। भूमध्य रेखा को महान वृत्त या द ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर जितनी भी रेखाएं खींची गई है, चाहे देशांतर रेखाएं, चाहे अक्षांश रेखाएं, सबसे लंबी जो रेखा है वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा ही है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, द ग्रेट सर्कल या महान वृत्त भी कहा जाता है। याद रहेगा? तो भूमध्य रेखा का क्या क्या नाम हो गया? पहला तो भूमध्य रेखा या इक्वेटर, या विषुवत रेखा, या महान वृत्त, या द ग्रेट सर्कल। किसे कहेंगे हम? भूमध्य रेखा को कहेंगे। याद रहेगा भूमध्य रेखा से संबंधित इतने पॉइंट, अभी और देखेंगे, ठीक। तो जैसा कि हमने समझा, भूमध्य रेखा एक अक्षांश रेखा है। चूंकि पृथ्वी के बीचों बीच है, इसीलिए ये क्या है, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, ठीक। तो 0 डिग्री की अक्षांश मतलब पृथ्वी के केंद्र से सतह के इस बिंदु के बीच की कोणीय दूरी क्या है, 0 डिग्री है। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, 0 डिग्री अक्षांश कहा गया है। उसी तरीके से यदि हम आगे बढ़ते जाएंगे, पृथ्वी के केंद्र से 1 डिग्री के बीच की दूरी, तो ये क्या हो जाएगी, 1 डिग्री की अक्षांश रेखा। पृथ्वी के केंद्र से 2 डिग्री की दूरी, तो 2 डिग्री की अक्षांश रेखा। 3 तो 3 डिग्री की। इसी तरीके से ऊपर जाते जाएंगे तो फाइनली सबसे ऊपर 90 डिग्री का अक्षांश बनेगा। क्लियर? 1 डिग्री से इस पॉइंट तक यदि हम जाते जाएंगे तो कुल कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में कितनी होती है, 90, और दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या होगी, 90। जैसे 1 डिग्री की कोणीय दूरी उत्तरी गोलार्ध में है, उसी तरीके से यही 1 डिग्री की कोणीय दूरी कहाँ होगी आपका, दक्षिणी गोलार्ध। 2 डिग्री, 3 डिग्री, और दक्षिण तक जाते जाते कितना डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसी प्रकार भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 डिग्री की अक्षांश रेखा है, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90 डिग्री की अक्षांश रेखा है। अब ये दोनों डिग्री तो सेम है, इसका नाम कैसे दिया जाएगा,
जो अक्षांश रेखाएं उत्तर में स्थित है उन्हें उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। जो अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध या भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है उन्हें दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। जैसे कि 3 डिग्री को कहा जाएगा 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश और इधर 3 डिग्री को कहा जाएगा 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इधर सपोज 66 डिग्री है तो 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्लियर? तो अभी जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता होगा, तो पहले तो ये सब बेसिक पॉइंट हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्याएं कितनी है। ठीक, यदि आपसे पूछा जाएगा अक्षांश रेखाओं की संख्याएं कितनी है तो ऊपर कितना 90, नीचे कितना 90। ये 0 डिग्री काउंट हो रहा है क्या? उसमें नहीं काउंट हो रहा है। तो 90 प्लस 90 यानी कितना हो जाएगा टोटल 180, प्लस 0 डिग्री को भी आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 181। 181 क्या अक्षांश रेखाएं हैं? ध्यान से सोचिएगा, 181 अक्षांश है। जो 90 डिग्री और 90 डिग्री की अक्षांश रेखाएं होनी चाहिए वो अक्षांश रेखा नहीं बन पाती है, क्योंकि ये आपका नॉर्थ पोल हो जाता है, ये साउथ पोल हो जाता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुवों पर जो है 90 डिग्री की अक्षांश रेखा है वो एक बिंदु रहती है, वह केवल एक अक्षांश रहता है, वो अक्षांश रेखा नहीं रहता है। फर्क समझ में आ रहा है ना? अक्षांश कहने का मतलब जैसे कि जो 90 डिग्री है ये अक्षांश है पर अक्षांश रेखा नहीं है। तो यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कुल कितने अक्षांश हैं, तो कुल कितने अक्षांश है 181, अक्षांश रेखाएं कितनी हैं तो दोनों 90 डिग्री को घटा देंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 179। बात समझ में आ रही है? अक्षांश रेखाएं कुल कितनी है 179 और अक्षांश कुल कितने हैं 181, क्योंकि उत्तरी 90 डिग्री और दक्षिणी 90 डिग्री को रेखा नहीं माना जाता, वह एक बिंदु का निर्माण करती है। पॉइंट याद रहेगा। सबसे पहला पॉइंट, पृथ्वी का नाम क्या है? गुलाब, जियोइड या संतरा या नारंगी भी कहा जा सकता है। पृथ्वी की आकृति का क्या नाम है? जियोइड या गुलाब। पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 और अक्षांश की कुल संख्या कितनी है 181। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर। याद रहेगा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ग्रेट सर्कल, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? लगभग 40,045 किलोमीटर। याद रहेगा। ठीक, जैसा कि हम देख सकते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे कुल 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। अगला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी समान होती है। कितनी होती है? लगभग 111 किलोमीटर। याद रहेगा, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है लगभग 111 किलोमीटर, या इसे ही कहा जाता है 69 माइल या 60 नॉटिकल माइल। अगर अलग यूनिट में व्यक्त करेंगे तो 111 किलोमीटर, 69 माइल या 60 नॉटिकल माइल। क्या? 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। याद रहेगा, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। अगर इसे और डीप में हम यदि सीखना चाहे तो जैसा कि हम अभी जान गए हैं कि पृथ्वी जो है अपने उत्तरी और दक्षिणी सिरे में थोड़ी सी चपटी है। अब अगर पृथ्वी उत्तरी और दक्षिणी सिरे में थोड़ी सी चपटी रहेगी तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी वहां पे बढ़ जाती है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी थोड़ी सी बढ़ती है। अगर हम डेटा को समझेंगे तो वो डेटा रहेगा 111.7 किलोमीटर। बहुत कम है, पॉइंट का ही डिफरेंस है। हो सकता है आपके एग्जाम में ना पूछे, पर यदि ये पूछता है कि क्या सभी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, तो नहीं होती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों के पास यानी पोल के पास थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, वहाँ समान नहीं होती, वहाँ थोड़ी दूरी बढ़ जाती है। याद रहेगा। तो एक और पॉइंट क्या याद रखना है यहाँ पे? अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और सभी अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। अब ये क्यों याद रखना है? क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं वृत्ताकार नहीं होती, सभी अक्षांश रेखाएं क्या होती है? वृत्ताकार होती हैं।
याद रहेगा अक्षांश रेखाओं के बारे में इतना पॉइंट। अब उसके अलावा मन में सवाल ये आता है कि अध्ययन करने के लिए अक्षांश रेखाओं का निर्माण क्यों किया गया है। जैसे कि अगर मैं कहूँ ये हमारा ग्लोब है जिसमें कोई भी अक्षांश या देशांतर रेखाएं नहीं खींची गई है, अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा मैं वहाँ पे हूँ? भाई अगर मैं किसी को मैसेज देना चाहूँ कि भाई समुद्र है, समुद्र के बीच में मैं खो गया, और मैं अगर कहना चाहूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, तो सामने वाला कैसे पहचानेगा मैं कहाँ पे हूँ? यस, इसीलिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्माण किया गया था। जैसे कि भूमध्य रेखा खींचने के बाद हमें क्या पता चला, ये हमारी पृथ्वी है बिना अक्षांश और देशांतर रेखाओं के। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, खड़ा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक, मुझे आके बचा लो, समुद्र के बीच में मैं घूम गया। अब मैं अपनी जगह कहाँ से बता सकता हूँ, और ढूंढने वाला कहाँ तक मुझे ढूंढता रहेगा। पर यदि मैं यहाँ पे भूमध्य रेखा खींच दिया, यदि मैं यहाँ पे भूमध्य रेखा खींच दिया, तो अब मैं अपनी लोकेशन क्या बता सकता हूँ कि भाई मैं उत्तरी गोलार्ध में हूँ, नॉर्थन हेमिस्फीयर में हूँ, यानी साउथर्न हेमिस्फीयर में मुझे मत ढूंढना। मुझे ढूंढोगे तो कहाँ ढूंढोगे? नॉर्थन हेमिस्फीयर में ढूंढना। अब हम अक्षांश रेखाएं बन चुकी है, काल्पनिक रेखाएं, हम इसे समझ चुके हैं। अब मैं क्या कह सकता हूं कि भाई मैं उत्तरी गोलार्ध में हूं, या सपोज यहां से एक 15 डिग्री की अक्षांश रेखा गुजर रही है, तो मैं क्या कहूंगा कि मैं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हूं। बात समझ में आ रही है? अगर कोई व्यक्ति घूम गया है, भटक गया है, तो वह क्या कह सकता है कि मैं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश में खड़ा हूं। तो अब पूरे पृथ्वी पे हमें उसकी कौन सी स्थिति पता चल गई कि 15 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो यह पूरा का पूरा एक वृत्त है, यह एक पूरी की पूरी परिधि है, वो इंसान कहीं ना कहीं उसी परिधि पर खड़ा हुआ है। ठीक, अगर हमें ये भी लंबाई यदि पता चल जाए, या ये भी जो रेखा है उसका भी नाम हमें पता चल जाए, तो हम एग्जैक्ट उस व्यक्ति की लोकेशन ढूंढ सकते हैं। इसीलिए ही देशांतर रेखाओं को बनाया गया है। अब वह कैसे होगा या देशांतर रेखाएं क्या होती है वो भी हम आगे देखेंगे। अभी आपको समझ में आया अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्माण क्यों किया गया। अगर कोई व्यक्ति कहीं घूम जाता है, या कोई समुद्री जहाज है वह अपनी जगह बताना चाहता है, या वह किसी दूसरी जगह पहुंचना चाहता है, या और भी कारण जैसे कि समय का निर्धारण और तिथि का निर्धारण, वायु दाब की पेटियों का निर्धारण, और भी कई चीज़ों के लिए इन काल्पनिक रेखाओं का निर्माण किया गया है। पर अभी हम एक ही कारण समझते हैं, कोई भटक गया है तो उसको ढूंढना है, तो सबसे आसानी से कैसे ढूंढेंगे? लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की वजह से। अभी मैं आपको और बताऊंगा। अभी फिलहाल हमारे पास क्या जानकारी है कि भाई वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अभी देशांतर रेखाओं के बारे में तो हमने पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे तब उसको ढूंढेंगे। तो अभी वो कहाँ स्थित है? 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाओं से संबंधित इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, क्या क्या पॉइंट याद रखना है एक रिकॉल कर लेते हैं। अक्षांश रेखाओं में सबसे पहले पृथ्वी की आकृति का नाम, पृथ्वी की आकृति का नाम है गुलाब, या इंग्लिश में से क्या कहेंगे? ज्यूआइड। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सतह के किसी बिंदु के बीच की कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस, क्या कहलाएगा? अक्षांश कहलाएगा। अक्षांश की संख्या कितनी है? 181, और उसी तरीके से अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179। पिछले साल छत्तीसगढ़ में व्यापम में क्वेश्चन आया था कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। ऑप्शन में कहीं भी 179 नहीं था, पर 180 था। ऑप्शन कुछ इस तरीके का था। ऑप्शन दिया गया था आपको 90, 180, 270, 360। अब हम तो पढ़ चुके हैं अक्षांश रेखाएं कितनी होती? 181। पर यदि 181 ऑप्शन में नहीं है और 180 दिया है तो आप 180 को टिक कर सकते हैं। पर यदि इसकी जगह 179 रहेगा तो फाइनल आंसर आपका क्या है? 179 ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर, 69 माइल या 60 नॉटिकल माइल। ठीक, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, वह वृत्ताकार आकृति में होती है, और एक दूसरे के समानांतर भी होती हैं सभी अक्षांश रेखाएं। पर कहाँ पे उनकी दूरी ज्यादा होती है? ध्रुवों के पास अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्यादा होती है। याद रहेगा? चलिए आगे चलते हैं। तो ये अक्षांश रेखाओं के बारे में हो गया। अब हम मुख्य अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं।
ठीक, पृथ्वी है, मान लेते हैं, हमेशा मान लेना है, ठीक है। पृथ्वी में मुख्य अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल 5 है। सबसे पहले 0 डिग्री, 0 डिग्री की रेखा, क्या क्या नाम है इसका? भूमध्य रेखा, या इसे ही क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, या इसे ही क्या कहा जाता है? महान वृत्त, द ग्रेट सर्कल, इक्वेटर या द ग्रेट सर्कल। क्लियर? दूसरी, उत्तरी डिग्री, उत्तरी की 23.5 अंश डिग्री की अक्षांश रेखा, ठीक, 23.5 अंश, 23.5 उत्तरी, और उसी तरीके से 23.5 दक्षिणी। ट्वेंटी हैंड हाफ उत्तरी और 23.5 दक्षिणी, ठीक। 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा, कहने का मतलब ये हुआ, इसका नाम है कर्क रेखा, ठीक। और 23.5 साउथर्न, 23.5 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसका नाम है मकर रेखा। 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाएगी और 23.5 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा कहलाएगी, ठीक। कर्क रेखा को इंग्लिश में कहा जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये कहलाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, याद रहेगा। अब 23.5 डिग्री ही क्यों लिया गया है, ठीक है, तो इसका भी एक कारण है। 23.5 डिग्री कहने का मतलब, जैसा कि हम पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 अंश झुकी हुई है। यदि यह पृथ्वी है, हम मान लेते हैं, क्लियर, तो यह पृथ्वी का एक अक्ष होगा। अक्ष कहने का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो बीच से जा रहा है, ये उसका अक्ष कहलाएगा। तो पृथ्वी अपने अक्ष से लगभग 23.5 अंश, यानी ये जो है 23.5 अंश पृथ्वी झुकी हुई है। यानी ये पृथ्वी का आपका उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव है नॉर्थ पोल, और ये है पृथ्वी का साउथ पोल। तो पृथ्वी, ये है पृथ्वी के बीच की भूमध्य रेखा, क्लियर। ये हो जाएगा आपका कर्क रेखा, ये हो जाएगा मकर रेखा। बात समझ में आ रही है? तो चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 अंश झुकी हुई है, जिसके कारण ही सूर्य का प्रकाश लंबवत 23.5 अंश के ऊपर नहीं जाता। बात समझ में आ रही कि पृथ्वी जो अपने अक्ष से, अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री स्लैंट है, थोड़ा तिरछी है, झुकी हुई है, ठीक, जिसके कारण जो सूर्य का प्रकाश है, ठीक, वह लंबवत 23.5 डिग्री के ऊपर नहीं जाता, ठीक, जिसके कारण 23.5 डिग्री के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। चलिए, ताप और गर्मी के मुद्दे में हम बाद में आएंगे, पहले अभी हम यह समझ लेते हैं कि 23.5 डिग्री ही क्यों लिए हैं। उसके कारण को हम ऐसे समझ सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश इस 23.5 डिग्री के ऊपर लंबवत नहीं पड़ता। तो इस 23.5 डिग्री की जो जगह होगी पृथ्वी के चारों तरफ एक परिधि के रूप में, इसे क्या मान लिया गया? 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा, वैसे ही 23.5 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश रेखा। उत्तरी को कहा गया कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहा गया उत्तरी को कहा गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और दक्षिणी को कहा गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, याद रहेगा। जैसे 23.5 डिग्री अगर हम निकाल दें 90 डिग्री में, भाई ये पूरा एक एक्सिस किसका है? 90 डिग्री का है। 23.5 डिग्री चला गया तो कितना बचा? 66.5 डिग्री, बता, 66.5 डिग्री। तो उसी तरीके से एक और मुख्य अक्षांश रेखा मानी गई है 66.5 डिग्री की उत्तरी, और उसी तरीके से 66.5 डिग्री की दक्षिणी। 66.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा गया है आर्कटिक सर्कल, और दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहा गया है अंटार्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त, याद रहेगा। अब इसमें कभी कभार हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि उत्तरी 66.5 डिग्री आर्कटिक है या दक्षिणी 66.5 डिग्री आर्कटिक है।
तो एक आर्कटिक और अंटार्कटिक के नाम में कन्फ्यूजन होता है, तो इसे बहुत आसानी से याद रखिएगा। आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों बोलने में बड़ा कौन है, ज़्यादा वजन किस में लग रहा है? अंटार्कटिक में। एक आर्कटिक है, एक अंटार्कटिक है, तो ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा भारी कौन सा है? अंटार्कटिक। और बड़ा और भारी हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा? एक याद रखने के लिए, भारी कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा, इसीलिए नीचे वाला क्या है? अंटार्कटिक है, नीचे ही अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक सर्कल दक्षिणी 66.5 डिग्री, आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल क्या है? उत्तरी 66.5 डिग्री। याद रहेगा? चलिए आगे चलते हैं। अब मुख्य अक्षांश रेखाओं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम याद रख लेते हैं। सबसे पहली मुख्य अक्षांश रेखा है क्या है? भूमध्य रेखा। ठीक, भूमध्य रेखा मुख्य अक्षांश रेखा है। अगर पृथ्वी पे सभी वृत्तों की लंबाई देखी जाए, चाहे अक्षांश रेखाएं चाहे देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं वृत्ताकार नहीं होती, अर्धवृत्ताकार होती है, तो सभी अक्षांश रेखाओं में सबसे लंबी कौन सी है? भूमध्य रेखा। ठीक, जिसकी लंबाई कितनी है हम देख चुके हैं, 40,045 किलोमीटर। भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र होता है उसमें सूरज की किरणें लगभग साल भर लंबवत पड़ती हैं। क्लियर? भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र होता है जिसमें सूरज की किरणें साल भर लंबवत पड़ती है, इसीलिए भूमध्य रेखा के क्षेत्र में साल भर दिन और रात बराबर होते हैं, यानी 24 घंटे का होता है पूरा दिन, तो भूमध्य रेखा के क्षेत्र में दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं, साल भर बराबर होते हैं। अगर साल भर सूरज की किरणें लंबवत पड़ रही है तो सूरज की किरणें जहाँ लंबवत पड़ती हैं वहाँ तापमान ज़्यादा होता है या कम होता है? तो सूरज की किरणें जब भी लंबवत पड़ती है तो तापमान क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। अगर साल भर सूरज की किरणें लंबवत पड़ रही है तो साल भर तापमान ज़्यादा रहेगा, और यदि साल भर तापमान ज़्यादा रहेगा तो क्या वहाँ शीत ऋतु आएगी? नहीं आएगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस क्षेत्र में शीत ऋतु नहीं पड़ती, तो भूमध्य रेखा के क्षेत्र में शीत ऋतु नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ष भर सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है, जिसके कारण यहाँ साल भर तापमान अधिक रहता है, इसलिए यहाँ पे शीत ऋतु नहीं पड़ती। याद रहेगा? और ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर सूरज की किरणें साल भर लंबवत पड़ रही है, साल भर तापमान ज़्यादा है, तो ताप ज़्यादा होगा कहीं भी वायुमंडल में तो दाब जो है वो कम होते जाएगा। याद रहेगा? ये एक पॉइंट बस याद रखना है। इससे हम हवाओं का अध्ययन करेंगे, तो जब हम क्लाइमेटोलॉजी देखेंगे, मौसम विज्ञान जब हम पढ़ेंगे, तब हम इसे देखेंगे कि जब ताप बढ़ता है तो दाब कम हो जाता है। दाब अर्थात यहाँ पे हम वायु दाब की बात कर रहे हैं, वायु दाब कम हो जाता है, जिसके कारण हवाएं चलती है। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो कैसे चलती है, कहाँ से कहाँ चलती है, वो हम अभी बाद में देखेंगे। अभी केवल ये याद रखना है कि वर्ष भर यहाँ पे तापमान ज़्यादा रहता है और वर्ष भर यहाँ पे वायुदाब क्या हो जाता है? निम्न हो जाता है। याद रहेगा? सीधी सी बात है, जहाँ तापमान ज़्यादा रहेगा, सूरज की किरणें लंबवत पड़ रही है, तापमान ज़्यादा है, अगर वहाँ पे जलीय क्षेत्र है, चाहे नदी हो, तालाब हो या समुद्र हो, नमी है, तो जल वाष्प भी वहाँ ज़्यादा होंगी कि नहीं भाई? सीधी सी बात है, जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहीं जल वाष्प भी क्या होंगी? ज़्यादा। अगर वहाँ पे कोई जल का क्षेत्र है जैसे कि नदी, तालाब और समुद्र, तो वहाँ जल वाष्प भी क्या होंगे? अधिक होंगे। यदि जल वाष्प अधिक होंगे तो क्या बारिश अधिक होगी? सीधी सी बात है। बारिश कैसे होती है वो हम देखेंगे। हवाएं चलती हैं, हवाएं अपने साथ मानसून को लेके जाती है, फिर कुछ कुछ कारणों से बारिश होती है, जैसे ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ना या किसी पर्वत से टकराना या चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होना, यह हम देखेंगे। अभी केवल बेसिक जानकारी के लिए हम समझ सकते हैं कि तापमान ज़्यादा है तो जल वाष्प की मात्रा अधिक होगी, इसीलिए बारिश वहाँ पे क्या होगी? अधिक होगी। याद रहेगा? तो भूमध्य रेखा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ वर्ष भर तापमान अधिक रहता है, वर्ष भर निम्न दाब की स्थिति रहती है, वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं और साल भर बारिश होती है। याद रहेगा? साल भर बारिश कहाँ पे होगी? भूमध्य रेखा के क्षेत्र में। ठीक। अब जिस जगह तापमान भी ज़्यादा है और बारिश भी ज़्यादा है, तो इस जगह हमेशा एक पॉइंट याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? भूमध्य रेखा के क्षेत्र में ही पाई जाएगी। याद रहेगा? तो क्या क्या पॉइंट याद रखना है भूमध्य रेखा से? कि भूमध्य रेखा
सूरज की किरणें साल भर लंबवत पड़ती है, इसलिए तापमान क्या होता है यहाँ पे, हमेशा साल भर सर्वाधिक रहता है। चूंकि साल भर यहाँ तापमान ज़्यादा रहता है, इसीलिए ताप ज़्यादा है तो प्रेशर, दाब अर्थात वायुदाब क्या होगा, हमेशा निम्न होगा। तापमान ज़्यादा है तो जल वाष्प की मात्रा अधिक होगी, जिससे मानसून अधिक होगा, साल भर यहाँ पे बारिश होगी। चूंकि सूरज की किरणें साल भर लंबवत पड़ती है, इसीलिए इस क्षेत्र में साल भर दिन और रात बराबर होते हैं, लगभग 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं। ठीक, अगर सूरज की किरणें ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है और वर्षा भी ज़्यादा है, तो ऐसे क्षेत्र में हमेशा जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाएगी। इसीलिए यदि क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसमें जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, और यदि ऑप्शन में आपको भूमध्य रेखीय क्षेत्र, या अभी जब हम कटिबंध के बारे में पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल जोन के बारे में पढ़ेंगे, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, तो इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन कौन से कटिबंध होते हैं ये हम आगे अभी अध्ययन करेंगे। अभी याद रहेगा भूमध्य रेखा के बारे में इतने पॉइंट। ठीक, अगला देखते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा। ठीक, तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कर्क रेखा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष भर लगभग भूमध्य रेखा में सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है, और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने क्या कहा कि 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा इसलिए ली गई है क्योंकि इस 23.5 डिग्री के बाद सूरज की किरणें लंबवत नहीं पड़ती, कभी भी नहीं पड़ती, इसीलिए यहाँ पे एक अक्षांश रेखा बनाई गई है। ठीक, तो अगर लंबवत इसके आगे नहीं पड़ती, मतलब यहाँ तक तो सूरज की किरणें लंबवत पड़ती होंगी, कर्क रेखा तक तो सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं। जी हाँ, अब यहाँ हम सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको एक डेट याद रखना है, 21 मार्च, 21 मार्च याद रहेगा। 21 मार्च वो डेट होती है जिसमें सूरज का उत्तरायण होना प्रारंभ होता है। सूरज का उत्तरायण होने का अर्थात यह है नॉर्थर्न डिक्लाइमेंट। ठीक है, नॉर्थर्न डिक्लाइमेंट मतलब 21 मार्च को सूरज की किरणें सीधे इस भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर ही लंबवत पड़ती हैं। 21 मार्च के बाद से 22 मार्च, 23 मार्च सूरज की किरणें उत्तरी गोलार्ध के ऊपर लंबवत पड़ना शुरू हो जाती हैं। बात समझ में आ रही? उत्तरायण अर्थात क्या होता है? उत्तरायण अर्थात सूरज अब उत्तर से उगेगा, ऐसा आम भाषा में बोला जाता है। ठीक, तो उत्तरायण अर्थात ज्योग्राफी में हम क्या कहेंगे कि सूरज की किरणें 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ रही है, और 21 मार्च के बाद से जब उत्तरायण प्रारंभ हो रहा है अर्थात अब उत्तरी गोलार्ध में सूरज की किरणें लंबवत पड़ने लगेंगी। कब तक पड़ेंगी? 21 मार्च से लेके 21 जून तक। क्लियर? 21 जून को सूरज की किरणें लंबवत पड़ेंगी कहाँ? कर्क रेखा पे। याद रहेगा, उसके बाद लंबवत नहीं पड़ती, अभी हम इसे कई बार सुन चुके हैं। तो 21 मार्च से 21 जून तक सूरज की किरणें धीरे 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 ऊपर की ओर लंबवत पड़ना स्टार्ट होंगी। सूरज अपनी जगह में, सूरज कहीं और नहीं जा रहा है ना। पृथ्वी की घूर्णन के कारण और पृथ्वी जिस प्रकार सूरज का चक्कर लगा रही है उस वजह से क्या होगा कि सूरज की किरणें धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर उत्तर की ओर, उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ना शुरू हो जाएंगे। याद रहेगा? ठीक, अब जैसा कि हम इस पॉइंट के बारे में पढ़े थे, भूमध्य रेखा के बारे में पढ़े थे कि भूमध्य रेखा में सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है। जहां सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है वहां तापमान क्या होगा? सर्वाधिक रहेगा। उसी तरीके से जब 21 जून को सूरज की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेंगी, उस समय भूमध्य रेखा पर लंबवत नहीं पड़ रही है, कहाँ पड़ रही है? कर्क रेखा पर। तो 21 जून को कर्क रेखा पे तापमान क्या होगा? सर्वाधिक रहेगा। ठीक, 21 जून को कर्क रेखा में सूरज की किरणें लंबवत पड़ रही है, इसीलिए 21 जून को कर्क रेखा के क्षेत्र में दिन क्या होगा? सर्वाधिक होगा। 21 जून को सूरज की किरणें लंबवत पड़ रही है, इसीलिए 21 जून को कर्क रेखा के क्षेत्र में वायु दाब क्या होगा? निम्न होगा। बात समझ में आ रही है कि 21 जून को जब सूरज की किरणें कर्क रेखा पे पड़ेंगी तो तापमान सर्वाधिक होगा, जिससे लिंक करना है वायु दाब आपका क्या होगा? निम्न होगा। और 21 जून को इस कर्क रेखा के क्षेत्र में
सबसे बड़ा दिन होगा, दिन की अवधि सर्वाधिक होगी। इसीलिए हमारे यहाँ भारत में, चूंकि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, इसीलिए भारत में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, सर्वाधिक अवधि का दिन होता है। रात इस दिन छोटी होती है, याद रहेगा। तो अभी केवल 2 डेट याद रखना है, 21 मार्च और 21 जून। 21 मार्च को सूरज की किरणें लंबवत कहाँ पड़ रही है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर। और 21 जून, 3 महीने का समय हो गया लगभग, 21 जून को सूरज की किरणें कहाँ पड़ेंगी? कर्क रेखा पर पड़ेंगी, इसीलिए 21 जून को क्या होगा? बड़ा दिन होगा। अभी केवल इतना पॉइंट याद रखना है, ठीक। अब सूरज की किरणें इसके आगे तो लंबवत पड़ती नहीं है, तो सूरज फिर नीचे की ओर आना शुरू होगा, ठीक है। सूरज अपनी जगह है ना, फिर कह रहा हूँ सूरज अपनी जगह है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होगा कि अब किरणें नीचे की ओर लंबवत पड़ेंगी, ठीक। अब इसके बाद एक दिन आएगा 22 या 23 सितंबर, ठीक है। 22 या 23 सितंबर का दिन होगा जब सूरज की किरणें फिर से लंबवत कहाँ पड़ेंगी? भूमध्य रेखा पे पड़ेंगी। अब 21 मार्च से 21 जून तक सूरज की किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही हैं, और 21 जून से लेके 22-23 सितंबर तक भी सूरज की किरणें कहाँ पड़ रही हैं? उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही हैं। इसीलिए 21 मार्च से 21 जून 3 महीना, और 21 जून से 22-23 सितंबर 3 महीना, लगभग 6 महीना, लगभग 6 महीने तक सूरज की किरणें लंबवत कहाँ पड़ेंगी? भूमध्य रेखा के उत्तर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में पड़ेंगी। अर्थात यह जो उत्तरी ध्रुव है 6 महीना तक सूरज के सामने रहेगा। इसीलिए ध्रुवों में 6 महीने के दिन और रात होते हैं। बात समझ में आ रही है? अभी फिर से देखेंगे इसको। अभी केवल क्या पॉइंट याद रखना है कि सूरज का उत्तरायण, सूरज का नॉर्थर्न डिक्लाइमेंट कब शुरू हुआ? 21 मार्च, और कब खत्म हो रहा है आपका? 22-23 सितंबर। 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें लंबवत पड़ेंगी, और 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेंगी, वापस सूरज की किरणें नीचे आएंगी, और 22-23 सितंबर को फिर से भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें लंबवत पड़ेंगी। 6 महीने का उत्तरायण रहेगा जो 21 मार्च से शुरू होगा और 22-23 सितंबर को खत्म होगा, याद रहेगा, ठीक। आगे चलते हैं। जिस तरीके से सूरज का उत्तरायण कहा जाता है, उसी तरीके से सूरज का दक्षिणायन भी होता है। दक्षिणायन अर्थात साउथर्न डिक्लाइमेंट। जैसे सूरज की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ती है, उसी तरीके से सूरज की किरणें अब दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ेंगी, ठीक। अब 22-23 सितंबर को यहाँ है 0 डिग्री। अब 24 सितंबर को सूरज की किरणें ऐसा इस तरीके से बढ़ते बढ़ते जाएगा सूरज की किरणें। एक डेट आएगा जिसे आपको याद रखना है, 21-22 दिसंबर, 21 या 22 दिसंबर। अब ये 2 डेट क्यों हो जा रहा है? जो भाई फरवरी का महीना होता है, लीप ईयर होता है, कभी एक दिन बढ़ता है, कभी एक दिन कम हो जाता है, इसी कारण आपको 2 डेट याद रखना है, दोनों सही है, 22-23 सितंबर या 21-22 दिसंबर। तो 21-22 दिसंबर वह डेट है जब सूरज की किरणें लंबवत कहाँ पड़ रही है? मकर रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, जो दक्षिणी 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा है उस पर पड़ रही है। अब जो स्थिति कर्क रेखा पे उत्पन्न हुई थी वही स्थिति यहाँ उत्पन्न होगी। भाई सूरज की किरणें लंबवत यदि मकर रेखा पर पड़ रही है, कब? 21-22 दिसंबर को, तो सबसे बड़ा दिन होगा यहाँ पे। 21-22 दिसंबर को क्या होगा? सबसे बड़ा दिन होगा। सूरज की किरणें लंबवत पड़ रही है, कब? 21-22 दिसंबर को मकर रेखा पे, तो तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। तापमान यदि ज्यादा होगा तो वायु दाब उस स्थिति में क्या होगा? कम होगा, याद रहेगा। अब इस पूरे को लिंक करना है, ठीक। अच्छा, एक लाइन और समझ लेते हैं कि भाई 21-22 दिसंबर तक क्या हुआ? 22-23 सितंबर से 21-22 दिसंबर तक 3 महीने का समय हुआ। फिर ये 3 महीने के बाद 21 मार्च को फिर से सूरज की किरणें लंबवत कहाँ पड़ेंगी? भूमध्य रेखा पे। तो 22-23 सितंबर से 3 महीना 21-22 दिसंबर, और 21-22 दिसंबर से 3 महीना 21 मार्च, कुल 6 महीना तक सूरज की किरणें कहाँ पड़ रही है? दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही है। क्या उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही है? क्या नहीं पड़ रही है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध, इसलिए जो आपका दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव में इस 6 महीने तक, जब तक सूरज का दक्षिणायन चलेगा, साउथर्न डिक्लाइमेंट चलेगा, इस 6 महीने तक यहाँ पे दिन होगा, और जब उत्तरायण होगा सूरज का तब इस 6 महीने तक यहाँ पे रात होगी। इसीलिए ध्रुवों में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होंगे, याद रहेगा। बात समझ में आ रही है? अब एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम में इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अब हम पूरे को एक बार लिंक कर लेते हैं, ठीक। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेंगे कि
यदि भारत से कर्क रेखा होकर गुजर रही है, या पहले हम रेखाओं को समझ लेते हैं फिर देश में आएंगे। कर्क रेखा की यदि हम बात करें, क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, यदि कर्क रेखा में 21 जून की स्थिति है तो निम्न में से कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, मकर रेखा में तापमान उच्च होगा, मकर रेखा में वायु दाब निम्न होगा, मकर रेखा में शीत ऋतु की स्थिति होगी, या मकर रेखा में ग्रीष्म ऋतु की स्थिति होगी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, मकर रेखा में शीत ऋतु की स्थिति उत्पन्न होगी। कैसे? सीधी सी बात है भाई, 21 जून की स्थिति है कर्क रेखा में, यानी 21 जून में सूरज की किरणें क्या है, कर्क रेखा में लंबवत पड़ रही है। 21 जून को सूरज की किरणें लंबवत पड़ रही है, अर्थात क्या हो रहा है, 21 जून को तापमान यहाँ पे सर्वाधिक हो रहा है, यानी 21 जून को यहाँ पे वायु दाब क्या होगा, निम्न होगा, अर्थात तापमान सर्वाधिक है तो कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी, और सबसे बड़ा दिन होगा। तो इसी समय 21 जून को मकर रेखा में जस्ट अपोजिट काम होगा। अगर यहाँ तापमान ज्यादा है तो यहाँ तापमान क्या होगा, कम होगा। अगर कर्क रेखा में सबसे बड़ा दिन है तो मकर रेखा में सबसे छोटा दिन होगा। अगर कर्क रेखा में ग्रीष्म ऋतु है तो मकर रेखा में शीत ऋतु होगी। अगर कर्क रेखा में वायु दाब की स्थिति उच्च है, वायु दाब की स्थिति निम्न है, तो मकर रेखा में वायु दाब की स्थिति क्या होगी, उच्च होगी। 21 जून को क्या क्या स्थितियां होती है, एकदम आसान भाषा में, 21 जून को कर्क रेखा में तापमान सबसे ज्यादा, मकर रेखा में तापमान सबसे कम। 21 जून को कर्क रेखा में वायु दाब सबसे निम्न। 21 जून को मकर रेखा में वायु दाब सबसे उच्च। 21 जून को कर्क रेखा में ग्रीष्म ऋतु होती है। 21 जून को मकर रेखा में शीत ऋतु होती है। 21 जून को कर्क रेखा में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को मकर रेखा में सबसे छोटा दिन होता है। क्लियर है? अब उसी तरीके से जस्ट उल्टा हो जाएगा। 22-23 दिसंबर को मकर रेखा में सूरज की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, इसलिए 22 या 23 दिसंबर को मकर रेखा में तापमान सर्वाधिक होगा, वायु दाब निम्न होगा, दिन सबसे लंबा होगा और ग्रीष्म ऋतु की स्थिति होगी। वही 22-23 दिसंबर को कर्क रेखा में इसका विपरीत होगा, वायु दाब उच्च होगा, तापमान निम्न होगा, शीत ऋतु की स्थिति उत्पन्न होगी और सबसे छोटा दिन होगा। ठीक, अब इसी को अगर हम देशों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजर रही है और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से मकर रेखा होकर गुजरती है। तो बेसिकली अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो इसी तरीके से बनता है कि यदि भारत में वर्तमान में 21 जून है तो ऑस्ट्रेलिया में निम्न में से कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी, या यदि भारत में ग्रीष्म ऋतु है तो ऑस्ट्रेलिया में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी। बात समझ में आ रही है? तो यदि भारत में ग्रीष्म ऋतु है तो ऑस्ट्रेलिया में शीत ऋतु है। यदि भारत में 21 जून सबसे बड़ा दिन है तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे छोटा दिन है। यदि ऑस्ट्रेलिया 22-23 दिसंबर सबसे बड़ा दिन है तो भारत में सबसे छोटा दिन है। यदि ऑस्ट्रेलिया 22-23 दिसंबर को शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, तो भारत में क्या होगी, शीत ऋतु होगी। याद रहेगा, कर्क रेखा को जब भी लिंक करना होगा सीधा आप इंडिया से लिंक कर लेना, क्योंकि इंडिया में कब कौन सा मौसम है, कब कैसा तापमान है, हमें इसका एक रफ आइडिया तो है ही कि भाई दिसंबर नवंबर ठंडी पड़ रही है, तापमान कम है, यानी 22-23 दिसंबर यहाँ पे क्या होगा, कम तापमान वाला समय होगा, सबसे छोटा दिन होगा, वायु दाब की स्थिति ज़्यादा होगी और तापमान की स्थिति कम होगी। हम जानते हैं मई जून में ढेर गर्मी पड़ती है भारत में, तो जून यानी 21 जून वाला जो समय है वो क्या होगा, तापमान ज़्यादा होगा, वायु दाब की स्थिति निम्न होगी और ग्रीष्म ऋतु पड़ेगी। याद रहेगा? अब इससे बनने वाले क्वेश्चन हम अभी थोड़ी देर में आगे देखेंगे। अभी इतने पॉइंट याद रहेंगे कर्क रेखा में और मकर रेखा में। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे अगर मैं 21 जून की बात करूं कर्क रेखा, तो 21 जून का जो समय होता है कर्क रेखा पे सर्वाधिक तापमान और सबसे बड़े दिन का समय होता है, इसीलिए 21 जून को कर्क संक्रांति कहा जाता है, समर सॉल्स्टाइस कहा जाता है। याद रहेगा, कर्क संक्रांति, समर सॉल्स्टाइस। वैसे ही 22-23 दिसंबर को मकर रेखा में सबसे बड़ा दिन होता है,
इसीलिए 22-23 दिसंबर को मकर संक्रांति कहा जाता है, इसे विंटर सॉल्स्टाइस कहा जाता है। याद रहेगा। अब ये मकर संक्रांति वो तिल लड्डू वाला मकर संक्रांति नहीं है, 14 जनवरी को होता है, वो अलग है। तिल लड्डू बनाते हैं, तिल चढ़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तो वो अलग है। वो हिंदू मान्यता के हिसाब से वह एक त्यौहार है। हिंदू मान्यता के हिसाब से 14 जनवरी से उत्तरायण होना प्रारंभ होता है, मकर संक्रांति से, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। पर हमारा जियोग्राफी भूगोल के हिसाब से मकर संक्रांति कहने का मतलब क्या कब होगा? 21 या 22 दिसंबर। ओह सॉरी, ये 12 लिखा गया था, 21 कर लीजिएगा। 21 या 22 दिसंबर, याद रहेगा। अब जिस तरीके से 21 जून को कर्क संक्रांति समर सॉल्स्टाइस, 21 या 22 दिसंबर को मकर संक्रांति विंटर सॉल्स्टाइस कहा जाता है, तो कुछ ना कुछ तो ये 21 मार्च और 22-23 सितंबर को भी कहा जाएगा। 21 मार्च और 22-23 सितंबर भूमध्य रेखा में वो समय होता है जब सूरज की किरणें सीधी लंबवत केवल और केवल भूमध्य रेखा पर पड़ती है। इसी समय एग्जैक्ट दिन बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के दिन होते हैं। हमने पढ़ा है साल भर लगभग बराबर होते हैं, पर इस दिन तो बिल्कुल बराबर होते हैं। कब? 21 मार्च या 22-23 सितंबर को। इसीलिए इन दोनों को इक्विनॉक्स कहा जाता है, याद रहेगा। इक्विनॉक्स या विषुव, हिंदी में इसे कहेंगे विषुव। विषुवत रेखा में विषुव बनेगा, ऐसा आपको लिंक करके याद रखना है, याद रहेगा। इक्विनॉक्स, इक्वेटर में इक्विनॉक्स रहेगा, विषुवत रेखा में विषुव बनेगा। ठीक, अब बस थोड़ा सा और याद रखना है इसमें कि अगर 21 मार्च की हम बात करें तो ये बसंत ऋतु का समय होता है, इसीलिए इसे बसंत विषुव कहा जाता है। और 22-23 सितंबर की हम बात करें तो ये शरद ऋतु का समय होता है, इसीलिए इसे शरद विषुव कहा जाता है। तो बेसिकली आप इक्विनॉक्स याद रखें। इक्विनॉक्स यदि 21 मार्च वाला है, ठीक, तो इसे बसंत विषुव कहा जाएगा या वर्नल इक्विनॉक्स कहा जाएगा। और 22-23 सितंबर चूंकि यह शरद ऋतु का समय रहेगा तो इसे शरद विषुव कहा जाएगा या ऑटमनल इक्विनॉक्स कहा जाएगा। ठीक, वर्नल इक्विनॉक्स 21 मार्च या ऑटमनल इक्विनॉक्स 22-23 सितंबर, याद रहेगा। तो 21 जून का दिन क्या कहलाएगा? कर्क संक्रांति या समर सॉल्स्टाइस। और 21 या 22 दिसंबर का दिन मकर संक्रांति या विंटर सॉल्स्टाइस, याद रहेगा। 21 मार्च का दिन जब भूमध्य रेखा पे किरणें लंबवत है वह कहलाएगा इक्विनॉक्स। कौन सा इक्विनॉक्स? वर्नल इक्विनॉक्स या वसंत विषुव। बसंत ऋतु जो होती है ना, वही बसंत विषुव। और 22-23 सितंबर का समय कहलाएगा ऑटमनल इक्विनॉक्स या शरद विषुव, याद रहेगा। ठीक, तो ये नाम है, बस इस नाम को आपको याद रखना है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा से संबंधित इतना ही पॉइंट है। ठीक, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल आपको केवल नाम याद रखना है, इससे संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, याद रहेगा। तो ये अक्षांश रेखाएं और मुख्य अक्षांश रेखाओं से संबंधित इतने फैक्ट हैं। इसके अलावा अक्षांश रेखाओं का जो निर्धारण होता है, अक्षांश रेखाओं का निर्धारण पूरे पृथ्वी पर तापमान की स्थिति और वायु दाब की स्थिति जानने के लिए भी होता है। ये बेसिकली हमारा क्लाइमेटोलॉजी, मौसम विज्ञान का टॉपिक है, पर इसे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे कि 0 डिग्री का जो क्षेत्र है, 0 डिग्री से 30 डिग्री ऊपर तक उत्तर में और 30 डिग्री नीचे दक्षिण में। क्लियर? 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण। चलिए अब यहाँ थोड़ा अलग फिगर बन गया, दूसरे फिगर में समझ लेते हैं। ठीक, ये आपका भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। ठीक, तो 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र है इसे उष्णकटिबंध कहते हैं।
ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह लगभग वह क्षेत्र है जहाँ तापमान रहता ही है साल भर। कभी उत्तर में ज़्यादा होगा, कभी दक्षिण में ज़्यादा होगा, बीच में हमेशा ज़्यादा रहेगा, तो इसीलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब इन क्षेत्र में तापमान ज़्यादा है तो दाब की स्थिति बदलेगी। जैसा कि मैंने कहा, जब उत्तर में तापमान ज़्यादा होगा तो वायु दाब नीचे ज़्यादा होगा, और जब दक्षिण में तापमान ज़्यादा होगा तो उत्तर में वायु दाब निम्न होगा। इसके बारे में हम और अध्ययन करेंगे। उसी तरीके से लगभग 60 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री नीचे, ये कहलाता है आपका शीतोष्ण कटिबंध, या इसे शीत कटिबंध भी कहेंगे। ठीक, उत्तर 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ, और उसके ऊपर का क्षेत्र कहलाता है शीत कटिबंध या ध्रुवीय कटिबंध भी कहते हैं। ठीक है, अब ये एक बेसिक हम ओवरव्यू ले रहे हैं कि इस तरीके से तापमान और दाब का निर्धारण किया जाता है। इसे और डीप में जब हम अध्ययन करेंगे तो बेसिकली जो उष्ण कटिबंध होता है वो 0 से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे होता है। ठीक, उष्ण कटिबंध के ऊपर पूरे उष्ण कटिबंध को 2 भागों में बांटा गया है, उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध। उसी तरीके से जो ये ऊपर का शीत कटिबंध दिख रहा है, इसे ही शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध में बांटा गया, और सबसे ऊपर क्या रहेगा? ध्रुवीय कटिबंध, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। इससे हमें वहाँ के तापमान की स्थिति और वायु दाब की स्थिति के अध्ययन करने में मदद मिलती है। तो अक्षांश रेखाओं का और इस्तेमाल क्या है? तापमान एवं वायु दाब की स्थिति का अध्ययन करना। इसे हम क्लाइमेटोलॉजी में और डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से डिग्री से कौन सा कटिबंध शुरू होता है, कौन सा जोन शुरू होता है। ठीक, अभी केवल जानने के लिए कि अक्षांश रेखाओं का इस्तेमाल, यदि आपको क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किस अध्ययन के लिए अक्षांश रेखाओं का इस्तेमाल किया जाता है, तो तापमान और वायु दाब की स्थिति जानने के लिए भी अध्ययन किया जाता है। याद रहेगा। अभी हम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे, उसमें हो सकता है क्वेश्चन हमें मिल जाए।